नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां रांची में इंटरनेट सेवा को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से इंटरनेट सेवा की बहाली कर दी गई, जहां सुबह 4 बजे से अब इंटरनेट सेवा शुरू हो चुका है। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंसा के बाद इसे बैन किया गया था। इंटरनेट बंद होने से कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचा। 33 घंटे में 500 करोड़ का नुकसान कारोबारियों को उठाना पड़ा है। इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से सीधे तौर पर इसका असर कारोबार पर। तो बड़ी खबर रांची से, जहां पर इंटरनेट सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। सुबह 4 बजे से इंटरनेट सेवा शुरू की गई। रांची में इंटरनेट सेवा पहले अगले आदेश तक बाधित की गई थी, इसे रोका गया था, लेकिन अब इसे शुरू कर दिया गया है। सुबह 4 बजे से इंटरनेट सेवा शुरू है। वहीं रांची से ही बड़ी खबर, जहां हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 1000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर की गई है, जबकि 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया है। हनुमान चालीसा करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर की गई है, जिनमें 7 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई है। पुलिस से विवाद और धारा 144 के उल्लंघन पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां पर धारा 144 के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ हिंसा मामले में, जिसमें पुलिस के ऊपर पथराव और पत्थरबाजी करने के साथ साथ हिंसा करने के मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 1000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर किया गया है। 22 नामजद के खिलाफ भी एफआईआर। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं रांची से। अविनाश, जिस तरीके से एहतियाती और सुरक्षात्मक कदम इंटरनेट सेवा को रोककर उठाए गए थे, अब क्या माना जाए कि हालात सामान्य हो चुके हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया? नहीं, जरूर। अगर आप देखें, शुक्रवार की शाम को 7 बजे के करीब सभी के मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसके बाद ये जानकारी दी जाती है कि अगले कुछ मिनटों के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी, और उसके बाद इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है। इसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य था कि रांची में जो घटना घटी उससे रिलेटेड, चाहे वो वीडियो हो, उससे जानकारी हो। फोटोशॉप में जाकर बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जब ऐसे मौके होते हैं तब कई बार ये देखा जाता है कि कई संगठनों के लिए एक रोजगार हो जाता है, और बहुत तेजी के साथ ऐसे गलत अफवाह या वीडियोस की बात करें, फोटो की बात करें, उसे स्प्रेड किया जाता है। तो यहाँ यही उद्देश्य था कि ऐसे तमाम तरह के अफवाहों को रोकना। और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, किसी भी तरह की कोई गलत अफवाह से संबंधित कोई फोटो या वीडियो रिलीज नहीं हो सकी, और इसमें वो सफलता जरूर मिली है। आज अगर हम अहले सुबह की बात करें, तकरीबन 4 बजे के करीब जो मैसेज आए हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि 4 बजे के करीब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी। मतलब 33 घंटे 34 घंटे अगर हम कहें तो ये इंटरनेट सेवा बंद रही। इंटरनेट सेवा बंद होने से आज के समय में, अगर हम आज इस आधुनिकता के इस दौर की बात करें, तो हर कुछ इंटरनेट पर डिपेंड करता है। खासकर अगर हम कारोबार की बात करें, चाहे वो आप दूध लेने से लेकर आभूषण खरीदने तक की भी बात करें, तो आज लोग सिर्फ पैसा जो पे करते हैं वो नेट के सहारे ही हो पाता है। तो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा चूंकि बंद थी, इसलिए लगभग हम जो जानकारी आ रही है, तकरीबन 500 करोड़ रुपए का ये नुकसान भी हुआ है। अब हम अगर दूसरी तरफ आते हैं, जिस तरह से यहाँ जो स्थितियां थी रांची के अंदर में, हम लगातार अपने दर्शकों को ये अपडेट कर रहे हैं, तमाम तरह के जो तस्वीरें हैं वो पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब रांची फिर से एक बार पटरी पर लौट रही है। और ये कहा जा सकता है, चूंकि आज रविवार है, सबको पता है कि राजधानी रांची में वैसे भी रविवार को बंदी का दिन रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि कल दुकानें बंद थीं, तो आज बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं, सुबह से खुलनी शुरू हो गई हैं। और जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ धारा 144 लगाए गए थे, किसी भी तरह के व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, उसे बंद करने की जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं है। मतलब आप दुकानें खोल सकते हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा लोगों को कि चूंकि 144 लागू है, तो आपको भीड़ नहीं करना है। आप जरूरी सामान लेने के लिए दुकान तक जरूर जाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि
आप किसी तरह का भीड़ या मजमा नहीं लगा सकते। बिल्कुल अविनाश, इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों ने हिंसा की, जिन लोगों की तरफ से पथराव किए गए, जिन्होंने पुलिस को खुलेआम कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती दी, उनके खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची है? सही कहा आपने, उसके खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इसमें भी दो चीजें हैं। पहला, आप अगर देखें तो मुख्यमंत्री के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में अमिताभ कौशल और संजय आनंद लाटकर हैं, एक आईएएस हैं, एक दूसरे आईपीएस हैं। उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है और वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। जहां तक एफआईआर की बात है, जहां तक लोगों की गिरफ्तारी की बात है, जो हमारे तक सूचना है 9 एफआईआर किए गए हैं और जिसमें 20 के करीब लोग नामजद भी हैं। 1050 के करीब लोगों को अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर किया गया है। इसके अलावे जो कल रात से सूचना आ रही है कि बहुत सारे लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस लगातार उठानी शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि जो तस्वीरें आई हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात करें, मीडिया के हवाले से बात करें, जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आए उसके हवाले से बात करें, और जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, क्योंकि अगर आप घायलों का इलाज रिम्स में चल रहा है तो आप इसे यह भी मान सकते हैं कि वैसे तमाम लोग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे भी बहुत सारी जानकारी ली जा सकती है कि उनके साथ उस वक्त कौन कौन थे। तो अब प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी और ये घटना कैसे अंजाम दिया गया और इसके पीछे के क्या षड्यंत्र थे, किस तरह की एक साजिश थी जो बार बार बातें कही जा रही हैं, जिससे लेकर ये पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की ना हो, इस तरह के कार्य दोबारा इस मानसिकता के लोग न कर पाए, इस पर अंकुश लगाना और वो भी जल्द से जल्द लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए आपका। शुक्रवार को देश भर में जगह जगह हिंसा हुई थी। लोग नुपुर शर्मा के विरोध में सड़क पर उतर आए थे, लेकिन क्या वाकई ये विरोध प्रदर्शन नुपुर शर्मा के खिलाफ ही था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश रची गई थी, या फिर देश को साजिश की आग में झोंकने के लिए ऐसा किया गया था? क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें हिंसा के लिए बाहर से लोग आए थे, मंदिर तक को निशाना बनाया गया। ये विरोध सिर्फ शुक्रवार के लिए था तो शनिवार को भी पश्चिम बंगाल में लोग हिंसक आखिर क्यों हो गए? शुक्रवार के बाद शनिवार को ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए, पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे, जिसके बाद उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए हावड़ा पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। हावड़ा के पंचरा बाजार की इस तस्वीर को देख लीजिए, यही उपद्रवी अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गए हैं। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि उपद्रवी नहीं चाहते थे यहाँ कोई भी चीज सलामत बचे। बर्बादी के ऐसे निशान झारखंड के रांची में भी दिख रहे हैं। सड़क पर जले हुए ठेले के अवशेष बता रहे हैं कि कल यहाँ क्या क्या हुआ होगा। हनुमान मंदिर परिसर में मौजूद ईंट के टुकड़े और पत्थर भी शुक्रवार की कहानी को बयां कर रहे हैं। हालांकि शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में पूजा अर्चना हुई, लेकिन शुक्रवार को क्या और कैसे हुआ, मंदिर के पुजारी से सुनिए। मंदिर पर ही अटैक करने का ये लोग सोच के आए हुए थे। कुछ लोगों तो आप वीडियो में दिखेंगे गोली चलाते हुए भी दिखे हुए हैं, कुछ लोग गोली भी चलाने का प्रयास कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। तो ये विरोध करने आए थे कि मंदिर पर अटैक करने आए थे, यह एक समझने की बात है। ये एकाएक नहीं हुआ होगा। अगर विरोध नुपुर का था तो मंदिर को निशाना क्यों बनाया गया? इस मंदिर से नुपुर का क्या ताल्लुक? जाहिर है इसके लिए साजिश की गई होगी। साजिश की बू उत्तर प्रदेश से भी आ रही है। यहाँ शुक्रवार को कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें सहारनपुर में पुलिस काले कपड़े और नीली टोपी पहने उन 50 युवकों को पहचानने में जुटी है, जिन्होंने शराब पीकर नमाज के बाद नारेबाजी की थी और उनकी नारेबाजी के बाद ही वहाँ माहौल खराब हो गया था। एग्जाम्पलरी एक्शन होगा कि जिससे कि ये संदेश बन सके कि इस तरह की जो विदाउट ड्यू परमिशन अगेंस्ट द लॉ जो आप प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली इलीगल है। यदि करते हैं तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सहारनपुर की तरह प्रयागराज में भी उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो हिंसा फैलाने के लिए बाहर से यहाँ पहुँचे थे। यह भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ अगर बाहर से लोग आए थे तो कौन लोग थे, उनके एग्जैक्टली नाम क्या थे, और सब पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर शहर हुई हिंसा की घटनाओं के बाद साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो कौन लगाना चाहता है देश में साजिश की आग?
किसके इशारे पर नमाजियों ने की थी हिंसा? क्या शहर शहर हिंसा के लिए प्लानिंग हुई थी? कौन है हिंसा की साजिश का सूत्रधार? ये ऐसे सवाल हैं जो शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद से ही उठ रहे हैं और इस सवाल का जवाब पाने के लिए कई राज्यों की पुलिस अपने अपने स्तर पर जुटी हुई है। यूपी के कानपुर में तो प्रशासन ने पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। जहां जहां हिंसक प्रदर्शन हुए हैं वहां की राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है कि कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां आभूषण लूटकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 30 लाख का सोना बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, आभूषण लूटकांड में बड़ी कार्रवाई, करीब 30 लाख का सोना बरामद किया गया है। लूटकांड में शामिल सुबोध यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। सुबोध यादव को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। सुबोध की निशानदेही पर गोपालगंज में छापेमारी की गई। 2 सप्ताह पहले आपको याद होगा, करीब 2.70 करोड़ के आभूषण की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी और बाकी सोने की रिकवरी कब तक? जी, मैं बता दूं कि यह घटना जो 2 सप्ताह पहले हुई थी चकिया के रानीगंज में और देवीलाल ज्वेलर्स में यह घटना हुई थी, जहां दिन दहाड़े 6 अपराधी नाकापोश थे और इन लोगों का जो सीसीटीवी फुटेज आया था और मोबाइल के आधार पर मोतिहारी पुलिस ने इन लोग अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहले भी 3 अपराधी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। कुछ सोने और कुछ जेवरात बरामद हुए थे। हमें लगता है कि यह जो अपराधी जो थे आपस में इसका बंटवारा कर लिए, जो भी लूटे गए थे उसमें सामान का बंटवारा कर लिए थे और फिर दिल्ली पुलिस के सहयोग से मोतिहारी पुलिस ने दिल्ली से इसे अरेस्ट किया। सुबोध यादव नाम का अपराधी है जो गोपालगंज का रहने वाला है और गोपालगंज से उसके निशानदेही पर गोपालगंज के वहाँ उसके घर से या फिर उसके अगल बगल के जो सगे संबंधी हैं उन लोगों के यहाँ से यह सोना बरामद किया गया है। लगभग 30 लाख रुपए का सोना बताया जा रहा है और उसे बरामद किया गया। पुलिस मान रही है कि यह वही चकिया से जो लूट की घटना हुई थी उसमें का यह सोना है और उसे दिल्ली से लाया जा रहा है और यहाँ पर सोना को बरामद कर दिया गया है। सुबोध के साथ और कितने लोग शामिल थे? क्या नामों का खुलासा हो पाया कि ये कौन कौन लोग और कहां से इनका ताल्लुक? जी, इसके पहले ही जब आप घटना हुई थी उस समय ही उसके 2 दिन के अंदर ही पूरे गिरोह का खुलासा हुआ था, जिसमें पूर्वी चंपारण के भी कई थाना क्षेत्र के जैसे चकिया पिपरा और के अपराधी थे और फिर गोपालगंज के भी अपराधी थे। इन लोगों को गिरफ्तार करने में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2.70 करोड़ के सोने की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिसमें सुबोध यादव की गिरफ्तारी हो गई और 30 लाख का सोना रिकवर किया गया है। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने काम करके घर लौट रही एक स्कूटी सवार महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के आनंदपुर चौक के पास की है। बताया जाता है कि लखीसराय जिला निवासी मिंटू सिंह की 27 वर्षीय पत्नी नेहा कुमारी शहर के एक बड़े स्वर्ण आभूषण दुकान में कर्मचारी के रूप में काम करती थी। नेहा कुमारी का मायका आनंदपुर गांव है। नेहा मायके में ही रहकर शहर के एक स्वर्ण आभूषण दुकान में कर्मचारी के तौर पर काम कर रही थी। वो रात करीब 10 बजे बाजार से अपने घर स्कूटी से लौट रही थी। इसी दौरान पनहास चौक के पास आनंदपुर चौक के बीच बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तनी से कम क्या कर 9 साढ़े 9 बजे सर घर जाए रहे, पनौ से अनंतपुर एने उतरल, तनिया आगाँ बढ़ल, बस बाइक से अल, हाँ दे के बस वो गाड़ी स्लो करलक, गोली मार के भाग गए। कारण कुछो नहीं, ककरो नहीं गोतिया तैया, ककरो से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रहे। लड़की जाइत के रहे, अपन काम करे रहे, घर रोज जाए आवे रहे। जहानाबाद स्थित बड़ी मस्जिद के पास रात में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। फायरिंग के पीछे क्या वजह रही, ये कहा जा रहा है कि आपसी विवाद, और यही आपसी विवाद जो है फायरिंग में तब्दील हो जाती है। फायरिंग की खबर सुनते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस युवक से पूछताछ हो रही है। आरोपी युवक ठाकुरबाड़ी मोहल्ले का रहने वाला है।
एक लड़का है दूसरे मोहल्ला का, वो भी 2 जर्किन पानी लेके जा रहा था, इधर से बाइक आ रही थी, बाइक आई तो दोनों में टकरान हुआ। अब कुछ बोला होगा कि नहीं बोला होगा, किसी ने देखा नहीं। अब उसने बोला तो उसको कुछ मारना पीटने का ही हुआ, लेकिन लड़का जब बाद में शुभम या शुभम क्या नाम है, वो लड़का अपना पिस्टल दिखा के एक फायरिंग किया। पानी लेकर के जा रहा था बोतल में, और एक लड़का है यहाँ का शिवम, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो ये सब मेन सड़क है, और यहाँ पर जो वो बच्चा और मोटरसाइकिल आमने सामने हो गए, उसी बात को लेकर के दोनों झगड़ गए, और कोई खास बात नहीं है। इसी झगड़े में वो मौके से वो पकड़ा गया है, शिवम पकड़ा गया। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां रिसेप्शन पार्टी में सेलिब्रेट फायरिंग की गई है। फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई, घायल बच्चे की हालत गंभीर बताई जाती है। रिसेप्शन में ये सेलिब्रेट फायरिंग की गई, जिसमें बच्चे को जाकर गोली लग गई। बच्चे की स्थिति गंभीर है, निजी अस्पताल में इस बच्चे का इलाज हो रहा है। वीरपुर गांव की यह घटना, और तस्वीरें आपके सामने उस बच्चे की जिसे गोली लगती है। बताया जाता है कि बैजनाथ यादव के पुत्र श्रवण कुमार की शादी 9 जून को हुई थी। शादी के बाद शनिवार की रात रिसेप्शन पार्टी रखी गई, जहां बार बालाओं का डांस हो रहा था। आरोप है कि नर्तकी के डांस के दौरान 3 लोगों ने फायरिंग की, और इस फायरिंग में गांव के ही सोनेलाल यादव के 10 साल के बेटे नीरज कुमार को कमर के ऊपर गोली लग जाती है, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। था वो भोज में जो है से हम लोग भोज खाने के लिए वहाँ गए। उसमें वहाँ जो है नर्तकी उर्तकी नाच रही थी ना, उसी दरमियान जो है से 3 आदमी जो है से वहाँ आया और गोली तोली फोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसमें जो है से एक गोली मेरे बच्चा को जा करके लग गया, और उसके बाद थाना को भी सूचना दिया। थाना अभी तक नहीं आए, 12 घंटा होने वाला है। गोली चलाया, 2 आदमी 3 आदमी गोली उसमें चलाया। उसके बाद हमारे लड़के को गोली लग गया, बहुत सीरियस है। मुंगेर में बाइक चोरी का एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एटीएम गार्ड की मुस्तैदी की वजह से बाइक चोर बाइक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के जुबलीवेल चौक के स्थित एसबीआई ब्रांच के पास की। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एटीएम के बाहर बाइक खड़ी है और एक युवक वहां पर चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है। फिर अचानक से जाकर ये शख्स बाइक के को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, इसके ऊपर बैठ जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी एटीएम के अंदर बैठे गार्ड ने चोर का पीछा किया और बाइक के पीछे वो देखिए कैसे इस शख्स के ऊपर उसकी नजर है। गार्ड ने युवक का पीछा किया, उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि इस घटना के एक दिन बाद ही पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 7 बाइक को भी जब्त किया गया। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है और खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज 18 इंडिया। तो खबरों का सिलसिला